तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 21A, मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट्स या फिर मैग्नेटिक कपलिंग इसके अंदर है। ओके, तो उसको समझने के लिए हमें पहले ये सब फाई, एल, इंडक्टेंस, ईएमएफ, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जो बेसिक ऑफ हमने इंडक्टर पढ़ा था, तो उस लेक्चर को इसीलिए पढ़ा था, वहाँ पे ये सब चीज़ें थी। तो जो I1 करंट है, पहले उसके पहले डायग्राम को समझते हैं। ये एक आपका वोल्टेज सोर्स है, एक तरीके का ट्रांसफार्मर है जो कि जिसके एक तरफ ये कॉइल है और एक तरफ ये कॉइल है। ओके, केस 1 की बात कर रहे हैं फिलहाल हम। ये ऊपर आपने करंट I1 दे दी है और दूसरी तरफ I2 करंट है। इनकी जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो आपका N1 और N2 रेस्पेक्टिवली है दोनों तरफ। इसका जो खुद का आपका फ्लक्स है, ओके, 511, ओके, केवल इस वाले जो ये हाईलाइटेड हो रहा है पहली वाली कॉइल का इटसेल्फ उसके साथ ही, तो वो आपका 511 है। और जब हम ओवरऑल बात करेंगे दोनों के बीच का, तो वो 512 है। ओके, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है कि सबसे पहले जो I1 करंट है उसकी वजह से आपका फ्लक्स 5-1 जनरेट हो रहा है। 5-1 दो तरीके का हो सकता है, एक 5-1 उसका खुद के संग मतलब इटसेल्फ, और एक आपका 5-1-2, एक 5-1-1 और एक 5-1-2। तो दो तरीके का आपका फ्लक्स मौजूद हो सकता है। तो जो पहला वाला फ्लक्स है उसी को हम क्या कहते हैं, लीकेज फ्लक्स भी बोलते हैं उसको। ओके, जो उसके खुद के संग जनरेट हो रहा है और वो डिज़ायरेबल नहीं है, इसलिए उसको लीकेज फ्लक्स बोल रहे हैं। ओके, वो हमें नहीं चाहिए। दूसरा वाला जो है वो यूजफुल फ्लक्स है और म्यूचुअल फ्लक्स है। ओके, म्यूचुअल होता है ना वही चीज़ की, एक ये है और इसका दूसरे के संग जो भी चीज़ निकल के आ रहा है आउटपुट में, वो आउटपुट म्यूचुअल आउटपुट है। ओके, तो ये चीज़ हो गई, तो ये म्यूचुअल फ्लक्स हो गया, ये यूजफुल फ्लक्स भी है। तो ये बहुत ही बिल्कुल बेसिक पार्ट हुआ अभी। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर का फिगर है, इसमें दो कॉइल हैं अलग अलग तरफ। अब यहाँ पे और डिटेल में कुछ बात करते हैं, उसके बाद बात कर लेते हैं ईएमएफ की, जो कि आपका दो तरीके का वो भी है। तो वो क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, बट वो एक सेल्फ वाला है ये, और एक आपका म्यूचुअल वाला है ये। सबसे पहले देखते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में। ओके, जिसके लिए हमें सेल्फ इंडक्टेंस पता होना चाहिए, जो कि है L=N∅/I। ये पता होता है सबको सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। तो जब का ईएमएफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके फ्लक्स के, तो E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅1/dt। ये क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप हटाएंगे तो माइनस नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा। तो क्योंकि E1 निकालने हैं तो N1 माइनस N1 d∅1/dt। और इसी में क्या करेंगे हम कि di1 और di1 ऊपर नीचे सप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो एक d∅1/di1 आपका क्या बन जाएगा, L1। ओके, ये जो पूरा टर्म है N d∅/dt, यही चीज़ें आपकी यहाँ पे L है। ठीक है, N∅/I, या फिर इसका डिफरेंशिएशन भी कर दोगे तो भी वो L ही देगा। तो ये जो N1 d∅1/di1 जो है, जो कि इस फॉर्मूले में भी है L=N∅/I, ये मिलते हुए हैं, तो ये पूरा टर्म आपका L1 हो गया। तो ये आपका सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ निकला। अब इसका नेगेटिव साइन तो सबको पता ही होना चाहिए कि लेंज लॉ की वजह से है। ओके, लेंज लॉ की वजह से है, तो ये आपका सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ निकला। इसी तरीके से ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, M21=N2∅12/I1। ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस को लिखते वक्त आपका ये M21 है, तो ये जो बाद वाला है इसको नीचे करंट इसकी लिखेंगे I1 की, और क्योंकि निकालने में सेकेंड वाले के लिए तो N2 टर्न्स। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो N2 लिखेंगे। यहाँ पे सेम वही चीज़, फ्लक्स आपका ये जो फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो E2, अब ये E2 जो है ये d∅12 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे हम पूरा 12 एक साथ लिखेंगे। उसके बाद E2=-N2। ओके, सेम उसी तरीके से इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे -N2 आ जाएगा। अब इसमें फिर वही करेंगे, di1 और di1 ऊपर नीचे सप्लाई कर देंगे। तो ये आपका जो पहला वाला जो पूरा टर्म है -N2 d∅12 और अपॉन I1, ये आपका बन जाएगा M21। ओके, और di1/dt आपका अलग से रहेगा, ये वो उधर भी था। तो ये आपका म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ है। ये आपका एक तरीके से बोले तो यूजफुल ईएमएफ है। ओके, E2 हमारा यूजफुल ईएमएफ है, E1 हमारा यूजफुल ईएमएफ नहीं है, वो लीकेज फ्लक्स की वजह से जो बनता है आपका सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ वो है। ओके, तो ये दो तरीके का ईएमएफ जनरेट हुआ। तो ये बहुत ही बेसिक पार्ट हुआ, मतलब यहाँ से अभी कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं हम, कोई फॉर्मूले नहीं बना रहे, बट ये जो है ये बहुत बेसिक पार्ट है। ठीक है, इसके आगे फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए समझेंगे मैग्नेटिक कपल सर्किट क्या है। ओके, बेसिक ऑफ इंडक्टर लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके पहले। अब केस 2 की बात करते हैं। अब जो हमने म्यूचुअल फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट किया था उसको अब सेकंड वाले उसके रेस्पेक्ट में करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो सेल्फ इंड्यूस वाला देखेंगे, तो केवल इसके ही थ्रू सेकंड वाली कॉइल में जो बनेगा वो 5-2 बनेगा। ओके, 5-2, दिस इज 5-2। ओके, जो आपका फ्लक्स बनेगा वो आपका 5-2 जनरेट होगा, सेल्फ फ्लक्स वाला। ओके, जिसको हम लीकेज फ्लक्स भी बोलेंगे, जो कि हमारा यूजफुल फ्लक्स नहीं है।
तो इसको हम phi2 जो है हमारा वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो phi22 जो आपका ये जो ब्लू वाली चीज़ हाईलाइट करी है, ठीक है, बॉक्स में, इसकी वजह से, तो ये आपका phi22 है, वो लीकेज फ्लक्स है। और एक्चुअल में क्या है, I2 करंट की वजह से, अब यहाँ पे हमने I2 करंट को कंसिडर किया, तो जो I2 करंट है उसकी वजह से फ्लक्स जनरेट हुआ, और वो दो तरीके का फ्लक्स है यहाँ पे, वो ये बताना चाह रहा है। ओके, फ्लक्स तो जनरेट हुआ बट वो भी दो तरीके का है, phi22 लीकेज फ्लक्स है और phi21 यूजफुल और म्यूचुअल फ्लक्स है। तो सेम यहाँ पे भी उसी तरीके से कि E2 जो है, अगर E2 निकालेंगे तो प्रोपोर्शनल टू d∅2/dt, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पे -N2 सप्लाई कर देंगे, और इसमें di1 और di2 दोनों तरफ होगा, ये सप्लाई कर देंगे। और उसके बाद ये जो पहला वाला पूरा टर्म होगा -N2 d∅2/di2, इसको L2 लिख देंगे। ओके, बिकॉज L = N∅/I, ये ऊपर भी लिखा था। तो ये जो निकल के आया E2 वाला हमारा माइनस ये समथिंग, ये हमारा सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज निकल के आया, जो कि नॉट यूजफुल है। इसी तरीके से आपका म्यूचुअल इंड्यूस वोल्टेज भी निकालेंगे, उसके लिए E1 लिखेंगे। ओके, प्रोपोर्शनलिटी का साइन सेम वही तरीका, प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाने के लिए -N1, फिर यहाँ पे I2 di2 और di2 सप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। सप्लाई करने के बाद ये जो पूरा टर्म होगा ये वाला, ये आपका M12 बन जाएगा, क्योंकि M12 इज N1 phi21/I2। ओके, बस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि phi21/I2 की जगह d∅21/di2 लिख रहे हैं। ओके, तो ये आपका म्यूचुअल इंड्यूस EMF निकल के आया। तो ये आपका अलग अलग हमने कॉइल में निकाला, ये दोनों जो केस निकाले हैं ये सेकेंड वाले कॉइल के लिए निकाले गए हैं। ओके, और इधर जो हमने निकाला है वो हमने फर्स्ट वाले कॉइल के लिए निकाला है। यहाँ पे E1 आपका सेल्फ इंड्यूस EMF है, और यहाँ वाले केस में आपका E2 सेल्फ इंड्यूस EMF या फिर वोल्टेज, दोनों एक ही बात है, वो है। ओके, तो ये केस 1 और केस 2 हमने लिखा। अब इससे आगे देखते हैं क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो वही ये बात है कि इन द अबव फिगर फ्लक्स ऑफ द टू इंडक्टर्स आर कंप्लीटिंग क्लोज पाथ इन द अपोजिट डायरेक्शंस। वो तो मेनली इसके लिए बोल रहा है, इस वाले फिगर के लिए। यहाँ पे क्या किया है कि हमने जैसे कि हमारा एक्चुअल में ट्रांसफार्मर या वाइंडिंग होती है उसका फिगर बनाया है कि एक सेम जो आयरन कोर होगी ये, ओके, इसी के ऊपर ही हमने वाइंडिंग कर दी है इंडक्टर कॉइल की। तो एक वाइंडिंग ये है जिसमें हम करंट को इस तरीके से फ्लो करा रहे हैं I1, दूसरी वाइंडिंग ये है जिसमें से करंट बाहर जा रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। कैसे? इसकी, क्योंकि करंट ही ऐसे जा रही है, इसकी वजह से जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो आपका phi1 ऊपर की डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है, और इसकी वजह से भी ऊपर के डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है। बट जब एक दूसरे पे इफेक्ट डालेंगे तो ये इस तरीके से डालेंगे इफेक्ट। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इन द अबव फिगर फ्लक्स ऑफ द टू इंडक्टर्स आर कंप्लीटिंग क्लोज पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो फ्लक्स है, पहली तो बात ये बोल रहा है कि वो क्लोज पाथ को बना रहा है पर अपोजिट डायरेक्शन में। अब अगर आप देखें कि ये इस तरीके से ये पूरा जो पाथ है, जो एरो है, ये पूरा क्लोज पाथ को बना लेगा, बट फिर भी अपोजिट डायरेक्शन में। हैंस द साइन ऑफ द म्यूचुअल इंड्यूस वोल्टेज इज अपोजिट टू दैट ऑफ सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज। तो यहाँ पे जो साइन होगा म्यूचुअल इंड्यूस वोल्टेज का, वो आपका अपोजिट होना चाहिए सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज से। ओके, अगर एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। मतलब इसका सीधा से एक कंक्लूजन है कि आपका जो भी अपोजिट वाला केस होगा वहाँ पे जो म्यूचुअल इंड्यूस वोल्टेज है और जो सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज है, दोनों अपोजिट साइन के होंगे। ओके, इतना याद रखना है हमें। तो ये भी बहुत बेसिक पार्ट है, मतलब अभी हमें यहाँ से कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना। हाँ, लेकिन जैसे ये फार्मूला है M12 = ये, ओके, ऐसे फार्मूला है L = N∅/I, ये सब पता होनी चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। ओके, और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपना मेन जो आपका मैग्नेटिक कपलिंग है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है। डॉट कन्वेंशन की बात करते हैं। तो आपको फिगर बहुत सारे आप मिलेंगे क्वेश्चंस में, तो उसमें क्या होगा कि इस तरीके से ये डॉट बने हुए मिलेंगे। इस डॉट को मैं शो करूँ, ये वाला डॉट, ये डॉट बने हुए मिलेंगे। ये क्या है एक्चुअल में? ये तो ट्रांसफार्मर दिख रहा है, इसके इधर वोल्टेज V1 है, इधर वोल्टेज V2 है, तो ये डॉट बने हुए मिलेंगे। इधर करंट I1 है, इधर I2 है। ऐसे ही इस तरीके में यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो डॉट के अंदर दोनों आपका करंट एंटर कर रहा है। ओके, इस डॉट वाली साइड में, मतलब डॉट जो होता है वो कॉइल के इधर साइड पे हो सकता है, या तो ऊपर हो सकता है या तो नीचे हो सकता है। ओके, दोनों तरफ हो सकता है। उसके हिसाब से फिर हम जज करेंगे कि इसमें क्या कैलकुलेशन करी जाए। तो यहाँ पे डॉट कहाँ है? जहाँ पे आपका करंट एंटर कर रही है, या फिर और यहाँ पे डॉट आपका कहाँ है कि डॉट के बाहर करंट जा रही है, मतलब डॉट के जस्ट डॉट से करंट लीव कर रही है। ओके, तो बोथ करंट्स इधर लीविंग और एंटरिंग द डॉट। ये जो केस है ये वाला, इसमें दोनों ही केस में क्या हो रहा है कि या तो करंट लीव कर रही है या फिर एंटर कर रही है। ओके, तो यहाँ पे जो साइन होगा वो अपोजिट होगा। कैसे, ये देख लेते हैं। पहले E1 निकालेंगे यहाँ पे। ओके, E1 इस वाले केस के लिए, या दोनों ही केस के लिए हम निकाल सकते हैं। बाकी देखो V1 V2 और I1 I2 ये सब तो सेम है दोनों डायग्राम में। ये बीच में और लिखा है, दोनों को सेपरेट कर रहा है, बट बस डॉट का चेंज है, करंट की डायरेक्शन का चेंज है, डॉट भी अपनी जगह है।
तो E1 आपका -L1, ठीक है, di1/dt और -M di2/dt। मतलब जो ऊपर हमने सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज निकाला था और जो म्यूचुअल इंड्यूस वोल्टेज निकाला था, दोनों को एक साथ ले आए, तो दोनों का साइन फिलहाल यहाँ पे नेगेटिव है। ओके, इसी तरीके से E2 भी हमारा नेगेटिव साइन का ही है। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, इंड्यूस वोल्टेज निकल के आया। अब अगर हम टर्मिनल वोल्टेज निकालना चाहें, ये तो इंड्यूस वोल्टेज कॉइल में जो निकलता है, जो इस तरीके से हमने ऐसे डायग्राम बनाया था, ये वो वाला है। अब टर्मिनल वोल्टेज निकालना चाहें V1, तो V1 कैसे निकलेगा आपका, V1 = L1 di1/dt। ओके, पॉजिटिव है ये, और प्लस ये भी पॉजिटिव, ठीक है, M di2/dt। तो बिल्कुल E2 उसी की तरह ही है, बट उसी का अपोजिट हो जाएगा। ओके, तो वोल्टेज वैसे भी इंड्यूस वोल्टेज का, आपका इंड्यूस EMF का अपोजिट रहता है, तो इस वजह से यहाँ पे तो अपोजिट साइन है, V = -E करके लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या है कि M12 जो है = M21 है, वो M के इक्वल है। मतलब यहाँ पे हमने इसको अलग अलग नहीं माना, मतलब ये जो M है इस केस में और इस केस में, वैसे तो उसको M12 और M21 करके लिखना चाहिए, बट यहाँ पे हमने उन दोनों को इक्वल माना है और M के इक्वल मान लिया है। तो ये हमारा पहला केस हुआ। बस यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डॉट में या तो एंटर करंट कर रही है करंट, दोनों, मतलब दोनों करंट्स एक जैसा बिहेवियर शो कर रही हैं। वो दोनों ही या तो एंटर कर रही हैं या फिर वो दोनों ही या तो लीव कर रही हैं। अब केस 2 देखते हैं, ये केस 2 है, मतलब केस 2 के अंदर दो सब केस है, एक 3 और एक 4। तो केस 2 में आप देख सकते हैं कि ये डॉट है तो करंट इसमें एंटर कर रही है, बस इस वाले डॉट से लीव कर रही है। इसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं कि इस वाले डॉट में करंट एंटर कर रही है, बट इस वाले डॉट में करंट लीव कर रही है। तो दोनों करंट जो है वो आपका अपोजिट बिहेवियर को शो कर रहा है। इफ वन करंट इज लीविंग एंड अदर इज एंटरिंग, देन द डॉटेड टर्मिनल द साइन ऑफ द M, ठीक है, एंटरिंग द डॉटेड टर्मिनल, तो क्या हुआ, ठीक है, देन द या फिर द साइन ऑफ M इज अपोजिट टू ऑफ L इन द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे जो M और L के बीच में साइन होगा वो अपोजिट होगा। ओके, तो वो यहाँ पे इक्वेशन हमने केवल आपका जो इंड्यूस वोल्टेज है उसी के लिए लिखी हुई है, ऊपर वाले केस में। ओके, इस वाले केस में इंड्यूस वोल्टेज और दोनों के लिए, टर्मिनल वोल्टेज के लिए भी। बट इंड्यूस वोल्टेज क्या है, सीधा सीधा लॉजिक है कि टर्मिनल वोल्टेज का अपोजिट है, नेगेटिव साइन उसमें इंक्लूड हो जाता है, बाकी वैल्यू पूरी सेम है। ओके, तो हम यहाँ पे केवल टर्मिनल वोल्टेज को ही लिख रहे हैं। तो ये हमारा जो इक्वेशंस लिखे हैं ये टर्मिनल वोल्टेज के लिए लिखी हैं। इंड्यूस वोल्टेज में क्या होगा कि इसका साइन अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो उन दोनों को तो छोड़ दो, देखो V और E को अभी एक साथ मत लेके आओ, वो बेसिक सी बात है, उसको समझ गए हैं। अब बात केवल टर्मिनल वोल्टेज की करते हैं, V1 और V2 की। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों करंट्स अलग अलग बिहेवियर शो कर रही हैं, इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है कि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। आप किसी को भी पॉजिटिव नेगेटिव रख दो, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। ओके, L और M के साइन के बीच में हमेशा अपोजिट नेचर रहेगा, अगर जो दोनों करंट्स हैं वो अलग अलग बिहेवियर शो कर रही हैं, मतलब एक लीव कर रही है और एक एंटर कर रही है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी, तो इसको पॉज करके देख लेंगे फिलहाल। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, उसी तरीके का ट्रांसफार्मर टाइप का ही डायग्राम लिया है। यहाँ पे हम कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की बात करेंगे। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे कि हमने बात करी थी ऊपर कि एक हमारा म्यूचुअल फ्लक्स होता है जो कि यूजफुल फ्लक्स होता है, और एक सेल्फ इंड्यूस फ्लक्स होता है। जो म्यूचुअल फ्लक्स है या फिर यूजफुल फ्लक्स है, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का फॉर्मूला वही होता है कि K, उसको K से डिनोट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को, K इक्वल टू यूजफुल फ्लक्स अपॉन टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स में क्या इंक्लूड हो जाएगा, आपका यूजफुल फ्लक्स और नॉट यूजफुल फ्लक्स दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगे, मतलब आपका सेल्फ इंड्यूस्ड, आपका म्यूचुअल फ्लक्स। तो ऊपर तो केवल आपको यूजफुल फ्लक्स लेना है, नीचे टोटल फ्लक्स लेना है। और एक बात और होती है कि जैसे ये फ्लक्स φ1 है, अब ये दो तरीके से आपका लग सकता है, φ11 और φ12, ठीक है। ये कॉइल 1 की बात हो रही है, ये कॉइल 1, और ये नीचे कॉइल 2 है, ये φ2 है, ये भी दो तरीके से, φ22 आपका सेल्फ वाला और φ21 म्यूचुअल वाला। तो दोनों के रिगार्डिंग अगर आप K1 और K2 की बात करेंगे तो उन्होंने क्या कहा है कि आपको ऊपर लेना है म्यूचुअल या फिर यूजफुल फ्लक्स। तो ऊपर ले लिया क्या, φ12, ठीक है, म्यूचुअल वाला, जिसमें 1-2 अलग अलग नंबर आते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक सा बात है। जो आपका यूजफुल फ्लक्स होता है या फिर म्यूचुअल फ्लक्स होता है, उसका जो सब्सक्रिप्ट होता है उसमें अलग अलग नंबर आते हैं हमेशा। ऐसे यहाँ पे φ21 ले लिया, और नीचे टोटल फ्लक्स, तो हमें यहाँ पे इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है, φ11 और φ2 इनको। नीचे टोटल फ्लक्स है तो ये φ1 इधर आ जाएगा और ये φ2 आपका इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला तो समझ में आ गया कि ऊपर आपका बिल्कुल साफ भाषा में लेना है यूजफुल फ्लक्स या फिर म्यूचुअल फ्लक्स, और नीचे आपको लेना है टोटल फ्लक्स। ओके, बट यहाँ पे एक कंडीशन और है कि जो K1 और K2 निकल के आए, जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग अलग अलग कॉइल्स के लिए अलग अलग निकाले हैं, वो लगभग हमेशा वो इक्वल वैल्यू के ही रहते हैं, ठीक है। उनको बोल सकते हैं कि लगभग वो इक्वल वैल्यू के होंगे। K1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू K2।
तो ये पॉइंट भी है। उसके बाद K1 इज द कपलिंग फैक्टर ऑफ द फर्स्ट इंडक्टर या फिर फर्स्ट इंडक्टर कॉयल, आप कॉयल भी बोल सकते हैं। तो ये पहले इंडक्टर का है और ये K2 आपका सेकेंड इंडक्टर का कॉयल का कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, या फिर कपलिंग फैक्टर भी इसको बोलते हैं। ओके, तो कपलिंग फैक्टर भी बोलते हैं जो कि यहाँ लिखा हुआ है, बाकी कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आके चलते हैं फॉर आइडियल सिस्टम। आइडियल सिस्टम अगर आप ले रहे हैं तो उसके लिए K हमेशा जो होगा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग वो 1 के इक्वल होगा। आइडियल सिस्टम का क्या मतलब है? देखो, आइडियल कोई चीज़ क्या है जो कि आपका पूरा आपको बेनिफिट दे सके। आइडियल सिस्टम में उन्होंने क्या कर दिया कि जो यूजफुल फ्लक्स है और आपका जो टोटल फ्लक्स है, इसका मतलब कि टोटल फ्लक्स ही पूरी तरीके से यूज हो गया, तो वही यूजफुल फ्लक्स बन गया। तो ये दोनों कट गए तो आपको वैल्यू 1 मिल गई। इस वजह से आइडियल सिस्टम का K जो होता है वो 1 होता है, कि जितना आपका टोटल फ्लक्स है वो पूरा ही यूजफुल की तरह बिहेव कर रहा है। बट प्रैक्टिकल सिस्टम में ऐसा तो होगा नहीं। आपका यूजफुल फ्लक्स मतलब न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर होगा। अगर न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर होगा, इसका मतलब कि वो वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो ये इसका रीज़न है कि आपका प्रैक्टिकल सिस्टम के लिए K जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा ओके, काफ़ी बार यूज होता है आपका डिटेल में क्वेश्चंस में। तो जो M है म्यूचुअल फ्लक्स आपका है और म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये M इजकल टू K आपका कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग और आपका सेल्फ इंडक्टेंस 1 L1 और L2। तो M जो है वो इन टर्म्स ऑफ L1 L2 आपका ये फार्मूला है कि M इन टर्म्स ऑफ L1 L2। तो M का हो गया आपका K, पहले तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, और रूट के अंदर आपका L1 L2 दोनों। ठीक है, ये सेल्फ इंडक्टेंसेज आपने लिखे हैं और ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब कुछ क्वेश्चंस फिलहाल तो अभी बात कर लेते हैं कुछ केसेस की। तो पहला केस क्या बनना है कि जो हमने डॉट कन्वेंशन लिखे हैं, अब इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। ऊपर तो ट्रांसफार्मर वाला जो डॉट था वो आपने केवल उसमें कैटेगराइज कैसे किया था कि करंट आपका लीव कर रही है कि एंटर कर रही है, और दोनों करंट उस वाले आपके डायग्राम में या सर्किट में किस तरीके का बिहेवियर शो कर रही है, सेम बिहेवियर शो कर रही है या अपोजिट, वहाँ पे करंट की डायरेक्शन को देखते थे। बट अब जो ये वाला केस हम ले रहे हैं इस वाले डायग्राम में, ठीक है, इस समय जो स्लाइड में मौजूद है, यहाँ पे हम डॉट को देखेंगे, डॉट की पोजीशन को। अगर डॉट की पोजीशन आपका स्टार्टिंग में है इंडक्टर कॉइल के, जैसे कि यहाँ पे ये डॉट और ये वाला डॉट, ये दोनों आपका इंडक्टर कॉइल की स्टार्टिंग में है, तो यहाँ पे जो M दोनों के बीच में बनेगा वो क्या बनेगा आपका, सॉरी वो तो M तो बनेगा ही म्यूचुअल इंडक्टेंस, आपका L इक्विवेलेंट बनेगा दोनों का मिला के। तो उसका वैल्यू आप कैसे लिखोगे, L1 + L2 + 2M। ओके, क्योंकि ये दोनों एक साथ है या फिर एक ही मतलब सीरीज़ में बोल सकते हैं, सीरीज़ में तो है ही, बाकी एक ही पोजीशन पे, स्टार्टिंग पोजीशन पे है, मतलब कहने का ये मतलब है। क्योंकि ये स्टार्टिंग पोजीशन में है इसीलिए इस फॉर्मूले में +2M आता है, और जब ये अपोजिट पोजीशन पे हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे ये अपोजिट पोजीशन में है, तो आपको फॉर्मूले में -2M हो जाएगा। तो कुल मिला के ये केवल और केवल L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, और ये इधर वाला दोनों केस आपका सीरीज एडिंग के हैं। ओके, और उधर वाले दोनों केस पैरेलल एडिंग के हैं। तो सीरीज एडिंग में अगर आपका जो डॉट है वो आपका स्टार्टिंग में ही होगा, यहाँ पे अपोजिट हो गया, एक स्टार्टिंग में एक एंड में। अगर वो आपका स्टार्टिंग में होगा तो आपका L इक्विवेलेंट क्या होगा, सिंपली L1 + L2, ये तो नॉर्मली करेंगे क्योंकि सीरीज़ में है, प्लस वहाँ पे +2M और कर देंगे, और अगर वो अपोजिट होगा तो -2M और कर देंगे। अच्छा, इसको निकालने का तरीका क्या है, बहुत ईजी है कि ये जो VS है आपका सोर्स वोल्टेज, इसको देखो और इसमें KVL लगा दो। तो KVL लगाओगे तो आपका VS = L1 di/dt प्लस M आपका di/dt, क्योंकि M दोनों में मौजूद है तो उसको 2 बार लिखो, M di/dt प्लस L2 di/dt प्लस M di/dt। और अगर आप इसमें di/dt को कॉमन ले लोगे तो आपका पूरा क्या बचेगा, उसको दूसरी तरफ भेज दो तो ये आपका बचेगा L1 + L2 + 2M। तो इस फॉर्मूले से हमने ये L इक्विवेलेंट को निकाला है। ओके, L इक्विवेलेंट इज VS/di/dt, तो ये L इक्विवेलेंट है। तो L इक्विवेलेंट इस तरीके से निकला है। ओके, क्योंकि M दोनों में मौजूद होता है तो उसको 2 बार लिखते हैं, बट यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप इसका जब पूरा सॉल्यूशन करोगे तो आपको -2M मिलेगा, ये आपको याद रखना है। ओके, अब पैरेलल वाला केस देख लेते हैं। यहाँ पे पैरेलल केस है, बट दोनों ही कॉइल में आपका डॉट जो है वो स्टार्टिंग में है, यही डॉट कन्वेंशन है आपका, स्टार्टिंग में है। अब क्योंकि ये स्टार्टिंग में है, यहाँ पे आपका साइन क्या रहेगा, और यहाँ पे क्या है कि दोनों अपोजिट है तो साइन क्या रहेगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा स्टार मार्क है, यहाँ पे नॉर्मली जो बिहेवियर होता है वैसा नहीं होता। यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा L1 L2 -M² L1 + L2 -2M। ओके, तो ये जो डिनोमिनेटर वाली चीज़ है ये तो कुछ जैसा सीरीज में था वैसा ही आपको शो हो रही होगी, बट ऊपर अलग है, L1 L2 माइनस आपका M² L1 + L2 -2M। ओके, इसी तरीके से जब ये अपोजिट आपका डॉट है, एक एंटर कर रहा है करंट और एक आपका मतलब कॉयल के बाद में है। ओके, करंट तो यहाँ करंट की डायरेक्शन तो सेम ही है दोनों में, बट इसके डॉट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू कॉयल आगे पीछे है, वो हमें दिक्कत करता है।
तो यहाँ पे डॉट अलग अलग पोजीशन पे, यहाँ पे स्टार्टिंग में है, यहाँ पे एंडिंग में है। तो यहाँ पे L इक्विवेलेंट क्या हो गया, L1 L2 माइनस एम स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर सेम है, सॉरी न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम इन बोथ, ये आप याद रखेंगे फॉर्मूले में, न्यूमरेटर दोनों में सेम है L1 L2 माइनस एम स्क्वायर, पर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। जब आपका एक सेम तरीके से होगा तो आप यहाँ पे अपोजिट करोगे। देखो सीरीज़ वाले में जब आपका डॉट स्टार्टिंग में दोनों था तो आपने +2m किया था, बट यहाँ पे आप माइनस करोगे, यहाँ पे हर चीज़ सीरीज से उल्टा होगा। और जब ये अपोजिट है, यहाँ पे डॉट स्टार्टिंग में, यहाँ पे एंडिंग में, जब ये अपोजिट है तो जब आप इसका फॉर्मूला लिखोगे तो डिनोमिनेटर में आप प्लस करोगे। ओके, तो ये पॉज करके देख लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 4 डॉट कन्वेंशन है जिनकी अलग अलग पोजीशन के हिसाब से और एक सीरीज और एक पैरेलल सर्किट बनाने के हिसाब से क्या क्या आपके फॉर्मूले रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला है किस चीज़ का, L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, ये याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट फिर देखेंगे लेक्चर नंबर 21 पार्ट बी में।